नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 442। क्या आपको लगता है कि यह मुझे मारने के लिए पर्याप्त है? स्वाभाविक रूप से ओल्ड मास्टर जियांग भी अर्जुन पर ध्यान दे रहे थे। यद्यपि अर्जुन ने वह मुकाबला जीत लिया था, फिर भी उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। उसने अर्जुन को पहले भी बर्निंग स्काई पाम का इस्तेमाल करते देखा था और जानता था कि यह कितना शक्तिशाली है। जिस क्षण अर्जुन ने इसे सक्रिय किया, उसे पता चल गया कि इंद्रजीत लिन को नुकसान होगा। वास्तव में हुआक्सिया में संभवतः कोई भी मार्शल कलाकार उस चाल को पराजित नहीं कर पाएगा। हालांकि इस लड़ाई में एक एक्सचेंज जीतना पर्याप्त नहीं था। इसके बाद इंद्रजीत लिन निश्चित रूप से गंभीर हो जाएगा। जब ऐसा होगा तब भी अर्जुन हार जाएगा। मंच पर इंद्रजीत लिन के चेहरे पर आश्चर्य गायब हो गया था और उसकी जगह एक भयावह मुस्कान आ गई थी। अर्जुन, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कमाका है। बड़े बुजुर्ग सही थे। तुम्हारे पास जो रहस्य हैं उनका बहुत महत्व है। मैं बहुत उत्सुक हूं कि आप पिछले 5 सालों में कहाँ रहे हैं। आपकी ताकत और मार्शल आर्ट तकनीकें कहाँ से आईं? कुनलुन पर्वत या किसी तरह का गुप्त क्षेत्र? कोई व्यक्ति आपके नाम की जांच करने के लिए कुनलुन पर्वत पर गया था, लेकिन किसी भी मार्शल संप्रदाय में आपका नाम नहीं था। सच कहूं तो आपकी स्थिति ने वास्तव में मेरी जिज्ञासा को बढ़ा दिया है। ये सुनकर अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिन परिवार और ब्लड एलायंस वास्तव में उसे खोजने के लिए कुनलुन पर्वत पर जाएंगे। अब पीछे मुड़कर देखें तो उन्हें उन संप्रदायों का आभारी होना चाहिए जिन्होंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इससे उनका अस्तित्व लुप्त हो गया। ये देखकर कि अर्जुन को उत्तर देने की कोई इच्छा नहीं है, इंद्रजीत लिन ने ठंडी सांस ली। चूंकि तुम मुझे नहीं बताओगे, मैं केवल तुम्हें अपंग बना सकता हूं और तुम्हारे मुंह से वे रहस्य उगलवा सकता हूं। तुम्हारी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हें और कोई मौका नहीं दूंगा। इंद्रजीत लिन की आंखों में हत्या की मंशा भरी हुई थी। इंद्रजीत लिन की बातें सुनकर अर्जुन की आंखों में हत्या करने की ठंडी भावना चमक उठी। मुझे डर है कि आज तुम ही मरोगे। हम मर जाओ। इंद्रजीत लिन ने अपनी मुट्ठी भींची और उसके हाथ में तलवार आ गई। जैसे ही तलवार खींची गई, इंद्रजीत लिन की आभा और भी मजबूत हो गई। ब्लड एलायंस के अपने गुरु से उसने जो कुछ सीखा था, उसमें से अधिकांश तलवार चलाने का कौशल था। इंद्रजीत लिन को इस बात की परवाह नहीं थी कि अर्जुन को पिछले 5 सालों में क्या क्या अवसर मिले हैं। पूरी ताकत के सामने इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती थी। वह अर्जुन को पूरी तरह कुचल देना चाहता था। मरना अर्जुन को डर नहीं लगा। उसने ड्रैगन स्लेयर तलवार उठाए और ब्लडथर्स्टी स्लैश से हमला किया, जो इंद्रजीत लिन के हमले से टकराने पर एक शानदार रोशनी उत्सर्जित करता था। इंद्रजीत लिन ने अपनी सारी शक्ति अपने हाथ में पकड़ी आध्यात्मिक तलवार में डाल दी और उसकी गति और भी तेज हो गई। हालांकि इसके बावजूद भी वह अर्जुन को चोट नहीं पहुंचा सका। चूंकि अर्जुन ने एजियो ड्रैगन फैंटम बॉडी तकनीक को सक्रिय कर लिया था, वह एक भूत की तरह था जिसका पता नहीं चल पा रहा था। इसके बाद अर्जुन ने स्वर्ग विभाजन तलवार तकनीक का पहला प्रयोग किया। तोड़ना। इसके तुरंत बाद लिन जुआनलॉन की अविश्वसनीय निगाहों के सामने अर्जुन के शरीर में अभूतपूर्व शक्ति फूट पड़ी और तलवारों की किरणें उसकी ओर चमकने लगीं। इंद्रजीत लिन की तलवार वास्तव में उसके हाथ से गिर गई थी। डिंग। ये प्लेटफॉर्म के एक कोने में लगा हुआ था। हालांकि इंद्रजीत लिन की तलवारबाजी शक्तिशाली थी, लेकिन अर्जुन की तलवारबाजी उससे भी बेहतर थी। आखिर संसार कब्रिस्तान की तुलना में रक्त गठबंधन क्या था? सभी लोग अनजाने में ही उठ खड़े हुए, उनकी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं। अर्जुन अभी भी बढ़त पर था। आखिर क्या चल रहा था? इंद्रजीत लिन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और तलवारों की मार से उसके कपड़े फट गए थे। उसके दिल में सदमे की लहरें उठ रही थीं और जितना वह लड़ता उतना ही वह सदमे में आ जाता। इसे जारी रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उसके हाथ ने पकड़ने की हरकत की और आध्यात्मिक तलवार उसके हाथ में आ गई। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय चमक रहा था। जैसे ही उसकी तलवार ने वार किया, मंच पर हत्या की गहरी भावना भर गई। उनकी आभा निराशा, हत्या, पीड़ा और हानि को भड़काने वाली प्रतीत होती थी। तलवार आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर थी और चमकदार रोशनी उत्सर्जित करने लगी, तथा मंच पर एक राजसी आभा फैल गई जिससे सभी के चेहरे के भावों में भारी परिवर्तन आ गया। इस समय सभी को लगा कि वह एक तलवार अमर था। तलवार का इरादा। इंद्रजीत लिन ने वास्तव में तलवार की मंशा को संघनित किया है। क्या यह ऐसी बात नहीं है जो केवल किंवदंतियों में ही मौजूद है? मंच के नीचे खड़े कई लोग सदमे में थे और शांत नहीं रह पा रहे थे।
हे परिवार के बूढ़े मालिक की आंखें चौड़ी हो गईं और वह बुदबुदाया, इंद्रजीत लिन वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि लिन परिवार राजधानी के अन्य शीर्ष परिवारों से आगे निकलने के लिए किस्मत में है। पता चला कि अभी तक उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। जयंत जोशी के बगल में बैठे बूढ़े मास्टर जियांग भी खड़े हो गए। उनके शांत चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह किसी और से बेहतर जानता था कि वह भी इस तलवार के वार को रोक नहीं सकता था। शायद कुनलुन पर्वतों में केवल उसका सबसे बड़ा बेटा ही ऐसा कर सकता था। अनजाने में इंद्रजीत लिन को पहले से ही हुआक्सिया में निर्विवाद नंबर 1 विशेषज्ञ के रूप में माना जा रहा था। अर्जुन ने तलवार की ओर ध्यान से देखा और धीरे से आह भरी। वह पहले तो स्वर्ग विभाजन तलवार की दूसरी चाल का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। आखिरकार इंद्रजीत लिन यहाँ एकमात्र खतरा नहीं था। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि उसे ऐसा करना ही होगा। हालांकि उनकी मार्शल तकनीकें शक्तिशाली थीं, फिर भी साधना स्तर के मामले में उनके और इंद्रजीत लिन के बीच एक अंतर था। उनके अनुमान के अनुसार इंद्रजीत लिन 6ठे स्तर के एकता क्षेत्र विशेषज्ञ या उससे भी उच्च थे। हालांकि वह तलवार की मंशा को भी कम कर सकता था, फिर भी उसके और इंद्रजीत लिन के बीच थोड़ा अंतर था। अगर उसकी साधना का स्तर इंद्रजीत लिन के समान होता तो वह निश्चित रूप से उसे कुचलने में सक्षम होता। छोटे कमीने, मुझे तुम्हारे पूरे परिवार को 5 साल पहले ही मार देना चाहिए था। हालांकि मैं कम से कम आज तो तुम्हें मार ही डालूंगा। इंद्रजीत लिन दहाड़ा और विनाशकारी तलवार अर्जुन की ओर बढ़ी। पूरा मैदान हिल गया, जिससे हर कोई स्तब्ध रह गया। क्या आपको लगता है कि मुझे मारने के लिए ये काफी है? अर्जुन ने अचानक व्यंग्य करते हुए पूछा। अध्याय 443 टेबल्स को बदलना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ड्रैगन स्लेयर तलवार थोड़ी सी कांपने लगी और रक्त ड्रैगन उसके शरीर से बाहर निकलने के कगार पर लग रहा था। मंच के नीचे हर कोई चुप था, क्योंकि उनका ध्यान इंद्रजीत लिन की राक्षसी तलवार की मंशा पर था, जो प्रशंसा में चिल्ला रही थी। हालांकि किसी ने अर्जुन पर ध्यान नहीं दिया। उनकी नज़र में अर्जुन मौत के कगार पर संघर्ष कर रही एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। अर्जुन वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। यह अफसोस की बात है कि उसने केवल 5 साल तक ही साधना की। इंद्रजीत लिन ने दशकों तक खेती की है और उनके पास अनगिनत संसाधन हैं। तलवार की नीयत को समझने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति की तुलना में अर्जुन बहुत तुच्छ है। मुझे लगता है कि केवल भैरव सिंह ही इस तलवार के वार को रोक सकते हैं। इंद्रजीत लिन को कम आंकने और चुनौती देने की यही सजा है। इससे अलग परिणाम कभी नहीं होने वाला था। मंच के नीचे चर्चाएं शुरू हो गईं। विमला जल्दी से ऊपर जाना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि कोई अदृश्य दबाव उसे रोक रहा है। उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं। वह अपने बेटे के साथ कुछ ही दिनों से थी, इसलिए वह उससे इतनी जल्दी अलग नहीं होना चाहती थी। रोशनी और सान्या के चेहरे पीले पड़ गए थे। उन्होंने अपने होंठ इतनी जोर से काटे कि उन्हें बहते खून का एहसास भी नहीं हुआ। भैरव सिंह को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह दौड़कर कुछ करना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि एक दुबला पतला हाथ उसके कंधे पर दबा हुआ है। एक अधिकारी के रूप में आप मार्शल आर्ट क्षेत्र के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। भैरव सिंह की आंखों में क्रोध की एक झलक उभरी। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद की और फिर ढीली कर दीं। समझा, इसके अलावा उत्तरी सीमा पर हुआक्सिया के नागरिकों को मारने वाली एक रहस्यमयी शक्ति भी है। तुम्हें अब लड़ाई देखने की जरूरत नहीं है। नतीजा तो साफ है। भैरव सिंह की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। इस समय उत्तर में सेना को दबाने के लिए उसे क्यों भेजा जाएगा? हालांकि दुबले पतले बूढ़े आदमी के हाथ में जो दस्तावेज था, उस पर उस व्यक्ति की मुहर लगी थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दुबला पतला बूढ़ा आदमी हुआक्सिया के संरक्षकों में से एक था। जल्दी करो और जाओ। अगर तुम 1 सेकंड भी देर से आए तो सैकड़ों नागरिक मर सकते हैं। भैरव सिंह ने अर्जुन की ओर देखा और फिर दांत पीसते हुए बाहर निकल गया। ठंडा और रक्तपिपासु मंच पर इंद्रजीत लिन ने अपनी शक्तिशाली तलवार की नीयत से हमला बोल दिया। 9वें आसमान से बारिश गिर रही है। जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, वह तो बस वहीं खड़ा था, बिना पलक झपकाए और बिना हिले। क्या तुमने हार मान ली है? हाँ, छोटे कमीने, तुम्हें आखिरकार डर लग गया। तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे माता पिता को उनके रास्ते पर भेज दूंगा। इस तरह तुम नरक में अकेले नहीं रहोगे। धमाका 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 धमाका। हिंसक ऊर्जा उतार चढ़ाव भड़क उठे, जिससे पूरा क्षेत्र कांप उठा। जिस स्थान पर अर्जुन खड़ा था, वह सच्ची क्यूई से उबल रहा था। हवा में तीव्र कंपन हुआ और मंच 2 भागों में विभाजित हो गया। जमीन पर गहरे घाव दिखाई दे रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे मैदान में भूकंप आ गया हो। पूरा मैदान हिंसक रूप से हिल गया।
कुछ लोग जिनकी साधना का स्तर कमजोर था, उन्होंने मौके पर ही मुंह में खून थूक दिया। थोड़ी देर बाद ऊर्जा का उतार चढ़ाव अंततः समाप्त हो गया। हालांकि जिस स्थान पर अर्जुन खड़ा था वह अभी भी धुएं और धूल से ढका हुआ था। अंदर क्या हो रहा था ये कोई नहीं देख सका। क्या अर्जुन मर गया? बेशक, उसके बाद उसके जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अब उसकी कोई लाश भी बची होगी। नहीं, ये लड़ाई तो पहले ही खत्म हो चुकी है। क्या वह इतना कमजोर है? ऐसा नहीं है कि वह कमजोर है, बल्कि ऐसा है कि इंद्रजीत लिन बहुत ताकतवर है। आज के बाद लिन जुएलोंग हुआक्सिया में निर्विवाद रूप से नंबर 1 विशेषज्ञ होगा। जब सभी लोग चर्चा कर रहे थे, अचानक सुनहरी रोशनी फैल गई और पूरे क्षेत्र में ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। चकाचौंध भरी रोशनी ने सभी की दृष्टि अवरुद्ध कर दी, लेकिन जब वे फिर से देखने लगे तो सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वास्तव में अखाड़े में एक रक्त ड्रैगन था। रक्त ड्रैगन दहाड़कर उन पर ऐसे देखने लगा जैसे वे चींटियां हों। इससे अंतहीन दबाव पैदा हुआ, जिससे उनके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। इसके अलावा वे खूनी अजगर के नीचे खड़े एक युवक की आकृति देख सकते थे। युवक के कपड़े स्याही की तरह काले थे और उसका चेहरा ठंडा था। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनमें हत्या का इरादा उबल रहा था। उसका शरीर वास्तव में एक हल्की खूनी चमक से ढका हुआ था और बेहद भयानक लग रहा था। इस खूनी चमक का रंग बिल्कुल आसमान में मौजूद खूनी ड्रैगन के रंग जैसा ही था। उसके शरीर से निकलने वाली विशाल और भव्य आभा को महसूस करके हर किसी को उसके सामने घुटने टेकने और नमन करने की इच्छा हुई। क्या अमर को निहारने का यही एहसास था? अर्जुन मरा नहीं था। न केवल वह मरा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह कुछ ऐसा कर रहा था जिसे वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता था। वह क्या करने की कोशिश कर रहा था? जबकि भीड़ हैरान और भयभीत थी, आकाश में रक्त ड्रैगन अचानक हिल गया और नीचे झपट्टा मारा, सीधे ड्रैगन स्लेयर तलवार पर उतरा। अर्जुन की आभा तेजी से बढ़ने लगी। रक्त ड्रैगन, उसका शरीर और यहां तक कि उसकी तलवार भी एक हो गई। अर्जुन ने ऊपर से इंद्रजीत लिन को देखा। उसकी सिकुड़ी हुई आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसकी ठंडी आवाज गरजने लगी। इंद्रजीत लिन, घुटने टेको और अपनी मृत्यु स्वीकार करो। ठंडी आवाज में रक्त ड्रैगन की गर्जना भी शामिल थी, जिसने अखाड़े को हिला दिया और सीधे इंद्रजीत लिन की आत्मा पर हमला किया। अचानक हुआ प्रहार एक भारी हथौड़े की तरह था और इंद्रजीत लिन के दिल में डर की एक लकीर उभर आई। इस महत्वपूर्ण क्षण में ड्रैगन स्लेयर तलवार हिंसक रूप से कांपने लगी, मानो वह बेचैन और उत्तेजित हो। इसके अलावा सभी के हथियार भी उसके साथ हिंसक रूप से हिल रहे थे। साधारण और निम्न श्रेणी के हथियार भी टुकड़े टुकड़े हो गए। चौंकाने वाली तलवार की मंशा। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, अर्जुन की तलवार चल पड़ी। स्वर्ग विभाजनकारी तलवार। दूसरा कदम, टूटते सितारे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आकाश में गड़गड़ाहट हुई और ऐसा लगा जैसे दुनिया ठहर गई हो। तेज हवाएं चलने लगीं और आकाश में कोहरा छा गया, जिससे ड्रैगन स्लेयर तलवार के भीतर की हिंसक हत्या की मंशा पूरी तरह से भड़क उठी। उसकी तलवार की मंशा दूसरे कदम में भी दिखाई दी और तलवार की किरणें सितारों की मूसलाधार वर्षा की तरह नीचे उतरीं। वे एक दूसरे से बहुत घनी तरह से भरे हुए थे और छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। इंद्रजीत लिन ने उसे रोकना चाहा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह शक्तिहीन है। तलवार की नीयत जिस पर उसे इतना गर्व था, वह एक भी वार का सामना नहीं कर सकी और वह उड़ गया और उसके मुंह से खून की धार बहने लगी। उस एक हमले ने उसे गंभीर चोटें पहुंचाई थीं। उसने जल्दी से अपने रक्तसार की एक बूंद बाहर निकाली और उसे अपनी छाती पर खून से लाल दरवाजे के टैटू में डाल दिया। ये ब्लड एलायंस की जीवन रक्षक मार्शल तकनीक थी। उन्होंने खुद को बचाने के लिए अपनी खेती को जला दिया। इंद्रजीत लिन ने सोचा था कि उसे अपने पूरे जीवन में कभी भी इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वास्तविकता ने उसे एक क्रूर झटका दिया था। उसे एक ऐसे बच्चे के खिलाफ इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया गया था जिसे वह 5 साल पहले अपनी एक उंगली से कुचल सकता था। ये कैसे संभव हुआ? अध्याय 444 अविश्वसनीय। इंद्रजीत लिन का दिल कांप उठा। इस समय वह केवल जीना चाहता था। अर्जुन की तलवार के वार ने उसे अंतहीन भय का अनुभव कराया था। गड़गड़ाहट। अचानक एक प्राचीन रक्त लाल दरवाजे की छाया जमीन पर दिखाई दी और इसने इंद्रजीत लिन को ढाल दिया। दरवाजे पर लगे प्राचीन रून घूमते रहे और हमले को रोकने के लिए एक अवरोध बन गए। टकराना। गिरते सितारों से निकली तलवार की किरणें रक्त लाल दरवाजे पर लगी और कुछ ही क्षणों में रक्त लाल दरवाजा टूटकर बिखर गया। इंद्रजीत लिन का चेहरा पीला पड़ गया था, वह लगातार खून थूक रहा था और उसका शरीर मंच से नीचे गिर गया। टकराना। इंद्रजीत लिन पराजित हुए। अखाड़े में सन्नाटा छा गया और हर कोई भयभीत लग रहा था। किसने सोचा था कि इंद्रजीत लिन और अर्जुन के बीच युद्ध का परिणाम ऐसा होगा? वह वास्तव में हार गया।
हेगो वांग कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने अपने शब्दों को निगल लिया क्योंकि वह उस ठंडे और घमंडी व्यक्ति को सदमे में देख रहा था। जब उसने तलवार का वार देखा तो उसे वास्तव में डर लगा और वह अनजाने में उसके शरीर पर हावी हो गया। उस एक तलवार के वार ने जिसने इंद्रजीत लिन को हरा दिया था, उसे पूरी तरह से तुच्छ महसूस कराया। हे शेंगहाई, जो हेगो वांग के बगल में था, अपने हाथ में एक कप पकड़े हुए था। हालांकि अब वह कप फर्श पर पड़ा था, जो सदमे में उसके गिरने के कारण टूट गया था। जियांग परिवार की तरफ से जयंत जोशी अर्जुन को घूर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें रगड़ी और आश्चर्य से देखा। किसने सोचा होगा कि अर्जुन, जो उस समय इतना महत्वहीन था, इस स्तर तक बढ़ सकता है। उसे याद आया कि उस समय जियांगन प्रांत के पार्क में अर्जुन ने उससे क्या कहा था। ऐसा लग रहा था कि इस बच्चे को अपनी बात पर खरा उतरने की आदत थी। उस मामले में मल्होत्रा परिवार, उसके शरीर का खून उबल रहा था और उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली थीं। कोई नहीं जानता था कि जयंत जोशी क्या सोच रहा था। पिताजी, जॉर्डन अभी 20 साल का है। उस समय बिग ब्रदर इतना शानदार नहीं था, है न? भविष्य में जियांग परिवार को शायद अर्जुन को अपना आदर्श मानना पड़ेगा। पिताजी, आपने गलत कदम उठाया। बूढ़े मास्टर जियांग ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसका चेहरा लाल था, उसकी धुंधली निगाहें मंच पर पड़ीं। वह कमीना वास्तव में उसकी समझ से परे था, यहाँ तक कि वह भी अभी तलवार के हमले को रोकने में सक्षम नहीं हो पाया होगा। क्या मैंने सचमुच गलत कदम उठाया? बूढ़े मास्टर जियांग ने मन ही मन सोचा। उसे लगा कि जिस कमीने से वह हमेशा घृणा करता था, उसने उसे कठोर वास्तविकता का अनुभव कराया है। अखाड़े में सबसे ज्यादा उत्साहित कोई और नहीं बल्कि विमला थी। इस समय उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था और उसका शरीर कांप रहा था। अन्य लोगों की आंखें भय और आतंक से भरी थीं, लेकिन उसकी आंखें हृदय की पीड़ा से भरी थीं। वह जानती थी कि लिटिल चेन की जड़ें नश्वर हैं और वह बहुत लंबे समय से साधना नहीं कर रहा था। लिटिल चेन को ऐसा बनने के लिए किस तरह का दर्द सहना पड़ा। उनके बेटे को अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए सशक्त बनने हेतु बहुत कष्ट सहना पड़ा तथा बहुत दबाव सहना पड़ा। रोशनी, सान्या और यहाँ तक कि झूया भी अर्जुन की ताकत से खुश नहीं थीं। उनकी आंखों में भी विमला की तरह ही दर्द था। सबने उनकी उपलब्धियां देखीं, लेकिन किसी ने उनकी कड़ी मेहनत और त्याग नहीं देखा। इस समय ध्यान के केंद्र में अर्जुन को थोड़ा असहज महसूस हुआ। उसे लगा कि तलवार के वार के बाद उसके डेंटियन में मौजूद असली क्यूई लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई है। उसने एक गोली निगल ली, लेकिन उसकी असली क्यूई धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उसने इन ज्वेलों की ओर देखा, जो मौत के कगार पर था। उसकी आंखों में हत्या की मंशा का संकेत था। हालांकि उसका शरीर दर्द में था, फिर भी वह नीचे कूद गया। उसका शरीर थोड़ा अस्थिर था, लेकिन उसने अपने दांत पीसकर दृढ़ता से छलांग लगाए। वह कदम दर कदम इंद्रजीत लिन की ओर बढ़ा। इंद्रजीत लिन की आंखें लाल हो गई थीं और डर उस पर हावी होने लगा था। उसने अपना शरीर हिलाकर भागने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह असंभव है। वह जितना अधिक हिलता, उतना अधिक खून बाहर निकलता। तुम मुझे नहीं मार सकते, इंद्रजीत लिन ने कर्कश आवाज में कहा। वह मुश्किल से हिल सकता था, किसी भी मार्शल या सील तकनीक का इस्तेमाल करना तो दूर की बात थी। इस समय वह अपनी उड़ान के अंत में एक तीर की तरह था। याद है 5 साल पहले क्या हुआ था? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे परिवार को जितना नुकसान पहुंचाओ, उससे 10 गुना ज्यादा नुकसान तुम्हें उठाना पड़े। अर्जुन ने इंद्रजीत लिन के पेट के निचले हिस्से पर जोरदार धक्का मारा। तभी अर्जुन की नज़र इंद्रजीत लिन के पैरों पर पड़ी। क्लाउड लेक मैनर में तुमने मेरे पिता की टांग तोड़ दी थी। आज मैं तुम्हारी दोनों टांगें तोड़ दूंगा। नहीं, इंद्रजीत लिन इतना डर गया कि वह कांपने लगा, लेकिन यह बेकार था। अर्जुन ने फिर पैर पटका। क्रैक, इंद्रजीत लिन का दाहिना पैर टूट गया। फिर से कच, अर्जुन का एक और पैर टूट गया। पूरा मैदान इंद्रजीत लिन की दर्दनाक चीखों से भर गया। ये सब करने के बाद अर्जुन ने ड्रैगन स्लेयर तलवार को ऊपर उठाया और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसे नीचे झुका दिया। अब उसे इंद्रजीत लिन को मारना था। वह इसे बाहर नहीं खींच सका। तलवार इंद्रजीत लिन की गर्दन को छेदने ही वाली थी कि अचानक अखाड़े में अंधेरा छा गया और 2 आकृतियां वहां पहुंची। ब्लड अलायंस के 2 बुजुर्ग अब और शांत नहीं बैठ सकते थे। बदमाश, तुम्हें ब्लड अलायंस के सदस्य को मारने का अधिकार नहीं है। जैसे ही उस बुजुर्ग ने बोलना समाप्त किया, एक शक्तिशाली बल ने ड्रैगन स्लेयर तलवार को अर्जुन के हाथ से छीन लिया। कुछ बार हवा में घूमने के बाद वह एक दीवार में धंस गई और अर्जुन को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। वह बड़ी मुश्किल से अपने शरीर को स्थिर करने में कामयाब रहे। इंद्रजीत लिन, जो मौत के कगार पर था, पहले से ही ब्लड अलायंस के एक बुजुर्ग की बाहों में था। उनमें से एक ने इंद्रजीत लिन के मुंह में एक गोली डाल दी। ये ब्लड अलायंस की बैकअप योजना थी।
उन्हें लगा था कि यह अनावश्यक है, लेकिन अर्जुन की ताकत उनकी कल्पना से परे साबित हुई। उनके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वे आगे बढ़ें। एक बार इंद्रजीत लिन की मृत्यु हो गई तो रक्त गठबंधन का वह व्यक्ति क्रोधित हो जाएगा, इसलिए उन्हें उसकी रक्षा करनी होगी। जब अर्जुन ने ये देखा तो उसने अपनी स्थिति को ठीक किया और अपनी हत्या की मंशा छोड़ दी। एक अजगर की दहाड़ गूंजी। उसने ब्लड एलायंस के दो बुजुर्गों को घूरते हुए ऊंची आवाज में सभी से कहा, इस जगह पर मार्शल आर्ट के क्षेत्र की जिम्मेदारी विशेषज्ञों को दी जानी चाहिए। क्या आप इस तरह की अपमानजनक हरकतों को होने देंगे और क्षेत्र के नियमों को तोड़ने देंगे? अर्जुन स्पष्ट रूप से अंधेरे में छिपे विशेषज्ञों से यह कह रहा था। आखिरकार जिस क्षण उसने इस क्षेत्र में कदम रखा था, उसने शक्तिशाली विशेषज्ञों की उपस्थिति को महसूस किया था, जो निस्संदेह युद्ध की देखरेख और क्षेत्र की रक्षा के लिए वहां मौजूद थे। उसे अब ठीक होने की जरूरत थी। निस्संदेह ये सबसे अच्छा था अगर ये लोग अभी कार्रवाई करते। हालांकि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, कोई भी खड़ा नहीं हुआ। अध्याय 445 डार्क हॉल। पूरे मैदान में मौत जैसा सन्नाटा था। अर्जुन की नज़र कई दिशाओं में घूमी और उसने पाया कि उन लोगों का आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं था। उनकी आंखों में ठंडक का भी भाव था। उस समय अर्जुन हंस पड़ा। हा, हास्यास्पद। ब्लड एलायंस के एक बुजुर्ग ने जब ये सब होते देखा तो वह हंस पड़े। अर्जुन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें अभिनय करने के लिए मना सकते हो? मार्शल आर्ट की दुनिया में सिर्फ लाभ ही है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन लोगों को लाभ पहुंचा सकते हो, या तुम्हें लगता है कि हमारा रक्त गठबंधन ऐसा कर सकता है? हमारा रक्त गठबंधन उन्हें अनगिनत साधना संसाधन दे सकता है। क्या तुम दे सकते हो? तुम बहुत भोले हो। बुजुर्ग व्यक्ति भयावह ढंग से हंसा, मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। ब्लड एलायंस कभी भी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ेगा जिसमें जीतने का उन्हें भरोसा न हो। अर्जुन वास्तव में ब्लड एलायंस के बारे में उत्सुक था। उनके पास भूत जेल जैसी आध्यात्मिक कलाकृति थी और वे मार्शल आर्ट क्षेत्र में हेरफेर करने में भी सक्षम थे। ऐसा लगता था कि वे काफी असाधारण थे। उसने इधर उधर देखा और पाया कि भैरव सिंह जा चुका है और लौह रक्त शिविर के विशेषज्ञ भी गायब हो गए थे। हालात उसकी कल्पना से कहीं अधिक कष्टकारी थे। ब्लड एलायंस के बुजुर्ग ने अर्जुन के मन की बात पढ़ ली थी। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम्हें उन्हें खोजने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जीवित रहने के बारे में सोचता। इसके अलावा इन तमाशबीन परिवारों और ताकतों पर भरोसा मत करो। वे तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, या यूं कहें कि वे तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकते। इस समय परिस्थिति के अचानक बदल जाने के बावजूद वे लोग अभी भी उदासीन भाव से अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। हालांकि कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ, लेकिन जल्द ही उनका आश्चर्य समझ में बदल गया। सबसे अच्छा परिणाम यह होगा कि अर्जुन इस दुनिया से गायब हो जाएं। बेटे, मेरा ब्लड एलायंस तुम्हें सिर्फ एक ही विकल्प देगा, घुटने टेको और अपने रहस्य और मार्शल आर्ट तकनीकें सौंप दो। बेशक इसमें वो चीजें भी शामिल हैं जो तुमने किनलिंग के ड्रैगन नस में घुसने के बाद हासिल की थीं। तुम वहां 2 दिन तक रहे, इसलिए तुम्हारे खाली हाथ लौटने का कोई रास्ता नहीं है न? रक्त गठबंधन के बूढ़े व्यक्ति ने यह बात शांतिपूर्वक कही। उसकी आवाज ऊंची और शक्तिशाली थी, मानो उसने अर्जुन को अपनी मुट्ठी में कर लिया हो। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी मां रोशनी और बाकी लोगों की तरफ आंख के कोने से देखा। फिलहाल उनके आसपास कोई खतरा नहीं था। तभी उसकी नज़र ब्लड एलायंस के एक बुजुर्ग पर पड़ी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे घुटने टेकने के योग्य हो? रक्त गठबंधन का बूढ़ा आदमी बोलने ही वाला था कि तभी हे गोवांग खड़ा हो गया और ठंडे स्वर में बोला, अर्जुन, इन दोनों प्रभुओं के सामने घुटने टेकना तुम्हारा सम्मान है। तुम्हारी औरतें, तुम्हारी माँ और यहाँ तक कि तुम भी, इनमें से कोई भी यहाँ से जीवित नहीं जाएगा। हे गोवांग ने ताली बजाई और अनगिनत पदचाप सुनाई दिए। एक पल में मार्शल आभा वाले 100 विशेषज्ञ अखाड़े में उमड़ पड़े। बेटे, ऐसा लगता है कि तुम बहुत लोकप्रिय हो। हर कोई तुम्हें मरवाना चाहता है, ब्लड अलायंस के बुजुर्ग ने दुष्टता से कहा। ये सब करने के बाद हे गोवांग ब्लड एलायंस के बुजुर्गों के पास गया और झुककर प्रणाम किया। उसने विनम्रतापूर्वक कहा, सज्जनों, हालांकि हमारी ताकत आपकी जितनी नहीं है, फिर भी हम मदद करने के लिए यहाँ हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। रक्त गठबंधन के बुजुर्गों ने सिर हिलाया और हे गोवांग से कुछ नहीं कहा। ये देखकर कि रक्त गठबंधन के बुजुर्गों ने कुछ नहीं कहा, हे गोवांग ने कहा, हर कोई सुनो। हालांकि इससे पहले कि वह आगे बोल पाते, उन्हें रोक दिया गया। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम बहुत बकवास करते हो। जो कोई भी उसकी निचली रेखा को छूता था उसे मरना पड़ता था, और हे गोवांग ने ऐसा ही किया। एक काली चमक चमक उठी जब लू लिंगफेंग से प्राप्त तीर हे गोवांग की ओर बढ़ा।
यह इतना तेज था कि ब्लड एलायंस के वरिष्ठ लोग समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सके। पुची तीर ही गोवांग के माथे में जा लगा, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में किसी का वध कर देगा। हालांकि हे गोवांग की मौत के बावजूद वे 100 विशेषज्ञ नहीं रुके। वे विमला और अन्य लोगों की ओर बढ़ते रहे। विमला, रोशनी, सान्या और झूया सभी ने युद्ध की मुद्रा अपना ली थी। वे सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट नहीं थीं, लेकिन वे अर्जुन पर बोझ नहीं बनना चाहती थीं। उनके अलावा बाकी सभी लोग उदासीन भाव से देख रहे थे। यहाँ तक कि जियान परिवार भी ऐसा ही था। केवल एक व्यक्ति ने अभिनय किया। जयंत जोशी की आकृति चमकती हुई विमला के सामने आ गई। उसने अपनी तलवार खींच ली और आने वाले विशेषज्ञों को ठंडे भाव से देखा। जो कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत करेगा वह मर जाएगा। जब अर्जुन ने जयंत जोशी को आगे बढ़ते देखा तो उसके मुंह के कोने मुस्कुराहट में बदल गए। किसी ने नहीं देखा कि उसके होठों पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान थी। डार्क हॉल, सुनो, इन लोगों को भागने का मौका मत दो। सभी को आश्चर्य हुआ जब अर्जुन, जो स्पष्ट रूप से नुकसान में था, ने कुछ बेतुकी बात कह दी। डार्क हॉल, जबकि भीड़ अचंभित थी, अखाड़े के प्रवेश द्वारों की रखवाली कर रहे विशेषज्ञों की आकृतियां उड़ गईं और अनगिनत काली आकृतियां अखाड़े में घुस आईं। अर्जुन ऐसी लड़ाई नहीं लड़ेगा जिसमें उसे विश्वास न हो। उसने इस पूरे समय डार्क हॉल को गुप्त रखा था। अचानक हुए इस परिवर्तन ने सभी को चौंका दिया। विशेषज्ञों की भीड़ के बीच काली आकृतियां घूम रही थीं और हर जगह दयनीय चीखें सुनाई दे रही थीं। ये विशेषज्ञ अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे और यहाँ तक कि वे किसी तरह के गठन में काम कर रहे थे जिससे वे और भी अधिक मजबूत हो गए थे। वे अजेय थे। डार्क हॉल और जुएमी पैलेस के दर्जनों विशेषज्ञों ने तुरंत विमला और अन्य लोगों के चारों ओर घेरा बना लिया ताकि वे उनकी रक्षा कर सकें। किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं थी। उसी समय राजवीर राणा और लू लिंगफेंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और अर्जुन के सामने घुटने टेक दिए। राजवीर राणा हॉल मास्टर को नमस्कार करते हैं। लू लिंगफेंग हॉल मास्टर का स्वागत करता है। फिर हे गोवांग द्वारा लाए गए समूह से निपटने के बाद 100 विशेषज्ञ घुटनों के बल बैठ गए। अध्याय 446 हॉल मास्टर। नमस्कार हॉल मास्टर। डार्क हॉल के विशेषज्ञों की दहाड़ के साथ ही उनके शरीर से अंतहीन हत्या की भावना निकल पड़ी। वे सभी को आश्चर्यचकित करने के लिए अपनी शक्ति को उजागर करने की तैयारी में इस समय अंधेरे में छिपे हुए थे। यदि हॉल मास्टर संकट में था तो वे उसे कैसे नहीं बचा सकते थे। उनकी शक्तिशाली आभाएं आपस में मिलने लगीं और उनके सिर के ऊपर 2 प्रेत प्रकट हुए। उनमें से एक प्रेत एक विशाल बेर का फूल था जो रक्त से बना हुआ प्रतीत हो रहा था, जबकि दूसरा एक काला ड्रैगन था जो आकाश में मंडरा रहा था। इस घटना ने लगभग पूरे क्षेत्र को ढक लिया, जिससे वातावरण अंधकार में और भयावह हो गया। इस समय भीड़ में सन्नाटा था। उन्हें लगा था कि अर्जुन और उन महिलाओं का अंत हो चुका है, लेकिन ये विशेषज्ञ अचानक कहीं से प्रकट हो गए थे। वह क्या था जिसे उन्होंने अर्जुन कहा था? हॉल मास्टर। क्या विशेषज्ञों के इस समूह ने वास्तव में उन्हें हॉल मास्टर कहा था? अचानक एक निराशाजनक स्थिति पलट गई और ये दृश्य शुरू हुआ सबके दिलों में तूफान। जो विशेषज्ञ अर्जुन का मजाक उड़ाने आए थे, वे एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे सब अर्जुन की ओर देखते रहे, ये देखने के लिए कि आगे क्या होगा। हे शेंगहाई अब अपने पोते और बेटे को खो चुका था। उसने सोचा था कि वह आज अर्जुन को मरते हुए देख पाएगा और अपने पोते का बदला ले पाएगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन के पास कोई ऐसा हथियार होगा जो उसके लिए वरदान साबित हो। इस समय हे शेंगहाई के चेहरे पर क्रोध की झलक थी। उसके बगल में बैठे एक बुजुर्ग ने कुछ देखा और फिर फुसफुसाया, बूढ़े मास्टर, यह जुएमी पैलेस है। बेर के फूल के भूत के नीचे के विशेषज्ञ निश्चित रूप से जुएमी पैलेस के हैं। जब हे शेंगहाई ने यह सुना तो उसने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? बूढ़े मालिक, मुझे यकीन है। मैंने खुद इनमें से एक हत्यारे को काम पर रखा है, इसलिए मैं उसे पहचानता हूँ। वह जो वहाँ है। हे शेंगहाई की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। जुएमी पैलेस ही एकमात्र ऐसा नहीं था जिसका वे सामना कर रहे थे, बल्कि उन रहस्यमय विशेषज्ञों का भी सामना कर रहे थे जिन्होंने उनके सिर के ऊपर काले ड्रैगन को संघनित किया था। अर्जुन कहाँ से आया? अनजाने में उसे ऐसी शक्ति कैसे प्राप्त हो गई? वहां उपस्थित अधिकांश लोगों ने बेर के फूल को पहचान लिया और तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि यह जुमेई पैलेस था। उन्हें अचानक याद आया कि कुछ समय पहले जुमेई पैलेस में क्या हुआ था और सब कुछ स्पष्ट हो गया। जुएमी पैलेस इतने सालों से हुआक्सिया में स्थापित था और यह हुआक्सिया में नंबर 1 हत्यारा संगठन था। हालांकि उन्होंने अचानक हत्या मिशन स्वीकार करना बंद कर दिया, जो पूरी तरह से अविश्वसनीय था। फिर उन्होंने एक घोषणा की कि उन्हें डार्क हॉल के साथ एकीकृत किया गया था, एक ऐसा संगठन जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना था।
उन्होंने शुरू में माना कि यह एक सुधार या विलय था, लेकिन चीजों को देखने से ये बिल्कुल भी मामला नहीं था। इस युवक अर्जुन ने किसी तरह ज़ुमेई पैलेस पर कब्जा कर लिया था। इस आदमी ने कैसे लोगों के इस समूह को वश में किया? अर्जुन जैसे व्यक्ति ने कैसे एक पूरी सेना को वश में किया? सबके मन में शंकाएं थीं, लेकिन इन 100 विशेषज्ञों के सामने आने से तथ्य उनके सामने खुल गए। बूढ़े मास्टर जियांग ने घुटनों के बल बैठी आकृतियों को देखा और आह भरी। लगता है मैंने वाकई गलती कर दी। जिस कमीने को मैं हमेशा नीची नज़र से देखता आया हूँ, आज शायद वह ड्रैगन में बदल जाएगा। बूढ़े मास्टर जियांग के दिल में अफसोस और लाचारी थी। अर्जुन ने राजवीर राणा, लू लिंगफेंग और उनके पीछे डार्क हॉल के विशेषज्ञों की ओर देखा। उसने हाथ हिलाया। उठना। हाँ, हॉल मास्टर। श्वा श्वा श्वा। डार्क हॉल के विशेषज्ञ गर्व से सीधे खड़े होकर अपने खून से सने हथियार लहरा रहे थे। लू लिंगफेंग, मेरी माँ और दोस्तों को ले जाओ। जो तुम्हें रोकने की हिम्मत करे उसे मार डालो। अर्जुन के लिए, जिन लोगों की वह परवाह करता था, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना अधिक महत्वपूर्ण था। हालांकि उसके पास 100 विशेषज्ञ थे, लेकिन इन 2 ब्लड एलायंस के बुजुर्गों से निपटना इतना आसान नहीं था। इसके अलावा मार्शल आर्ट क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञ अभी भी थे जिन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। अगर वे ब्लड एलायंस के बुजुर्गों के साथ मिलकर काम करते तो चीजें मुश्किल हो जाती। हाँ, हॉल मास्टर। लू लिंगफेंग विमला की ओर बढ़े और हाथ हिलाकर ज़ुएमी पैलेस के 50 विशेषज्ञों को विमला और अन्य लोगों को बाहर ले जाने के लिए आगे बढ़े। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की। हालांकि जैसे ही लू लिंगफेंग उनके साथ जाने वाला था, ब्लड एलायंस के एक बुजुर्ग ने एक फोल्डिंग पंखा पकड़े हुए कहा, क्या मैंने कहा था कि आप जा सकते हैं? इन महिलाओं की जान महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन इनका इस्तेमाल अर्जुन को डराने और उसके रहस्यों को उजागर करने के लिए किया जा सकता था। आखिरकार इस व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखते हुए उससे जानकारी प्राप्त करना लगभग असंभव होगा। अर्जुन की निगाहें ठंडी हो गईं। उसने अपनी सच्ची क्यूई को अपने डेंटियन में इकट्ठा किया और एक कदम आगे बढ़ा। राजवीर राणा और डार्क हॉल के अन्य शक्तिशाली लोग अर्जुन के पक्ष में आए और उनकी हत्या करने की मंशा जाहिर की। जब तक अर्जुन यह वचन कहता रहेगा, वे उसके साथ मरते दम तक लड़ते रहेंगे। चाहे उनके सामने वाले दोनों बड़े बूढ़े कितने भी ताकतवर क्यों न हो, वे पीछे हटने के बजाय युद्ध में मरना पसंद करेंगे। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी भींची और ड्रैगन स्लेयर तलवार को बुजुर्ग की ओर तान दिया। आपको मेरे लोगों को छूने का कोई अधिकार नहीं है। रक्त एलायंस बुजुर्ग, ये हुआक्स या मार्शल आर्ट परिवार इन चींटियों की सुरक्षा में तुम्हारे साथ निपटने के बारे में 2 बार सोच सकते हैं, लेकिन मुझे उनसे निपटने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बच्चे, तुमने अभी तलवार के वार के बाद बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च कर दी होगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी लड़ सकते हो? बुजुर्ग के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। उसने अभी अभी सब कुछ साफ साफ देखा था। इस बच्चे ने अपने शरीर की सारी सच्ची क्यूई पहले ही इस्तेमाल कर ली थी और अब तक ठीक नहीं हुआ था। अब हमला करना निस्संदेह सबसे अच्छा अवसर था। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। लू लिंगफेंग, उन्हें बाहर ले जाओ। अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालो। लू लिंगफेंग ने अब और संकोच नहीं किया और उन्हें बाहर लाने का आदेश जारी कर दिया। आप कहाँ जा रहे हैं? ब्लड एलायंस के बुजुर्ग ने ठंडी सांस ली जैसे ही उसका चेहरा चमक उठा। वह विमला और बाकी लोगों की ओर बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह बहुत दूर जा पाता, अर्जुन उसके सामने आ गया। ड्रैगन स्लेयर तलवार हवा को चीरती हुई सीधे प्रतिद्वंद्वी के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जा लगी। प्रतिरोध व्यर्थ है। निराश हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें कुचल कर मार डालूंगा। जैसे ही वह दहाड़ा, ब्लड एलायंस के बुजुर्ग का पंखा बंद हो गया और उसमें से एक तेज ब्लेड निकला। डिंग! ड्रैगन स्लेयर तलवार और फोल्डिंग पंखा आपस में टकराए और हर जगह तीव्र चिंगारियां उड़ी। जैसे ही शॉकवेव बाहर निकली, वे दोनों अलग हो गए। अर्जुन कुछ कदम पीछे हट गया। ये देखकर बुजुर्ग की नजरें ठंडी हो गईं और उसने तेज पंखे को अर्जुन की गर्दन पर तान दिया। बेटे, तुम सिर्फ एक एकता क्षेत्र के साधक हो। मुझे रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम अगले 10 साल तक साधना करते रहे तो शायद मैं तुम्हारा मुकाबला न कर सकूं। लेकिन अभी के लिए तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा। धरती कांप उठी और उनके हमलों की टक्कर से निकली चिंगारियां आसमान में फैल गईं। अध्याय 447 3 बनाम 1 अर्जुन के दानतियन में बची हुई सच्ची क्यूई तीव्र गति से खपत हो रही थी। वह अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत की गहराई को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। ये ब्लड एलायंस एल्डर कम से कम 8वें स्तर का एकता क्षेत्र विशेषज्ञ था। शायद भविष्य में वह सच्चे आत्मा क्षेत्र तक भी पहुंच सकता है। टकराना! एक और वार के बाद अर्जुन को लगा कि उसका हाथ सुन्न हो गया है और ड्रैगन स्लेयर तलवार लगभग उसके हाथ से फिसल गई। मेरे इतने सारे कदमों को रोकने में सक्षम होने के कारण ऐसा लगता है कि मैंने आपको कमाका है।
मैं आपको एक आखिरी मौका देता हूँ। क्या आप अपने रहस्य सौंपने के लिए तैयार हैं या नहीं? दहाड़ते हुए बुजुर्ग अर्जुन की ओर बढ़ा। इस बार उसने अपनी ताकत बढ़ा दी क्योंकि फोल्डिंग फैन ड्रैगन स्लेयर तलवार से टकराया, जिससे वह अर्जुन के हाथ से उड़ गया। अर्जुन भी कुछ कदम पीछे हट गया। अगर अर्जुन अपने चरम पर होता तो उसके पास इस बुजुर्ग से बराबरी की लड़ाई लड़ने का मौका होता। हालांकि स्वर्ग विभाजन की तकनीक के दूसरे कदम ने उससे बहुत कुछ छीन लिया था। इसके अलावा वह संसार कब्रिस्तान की शक्ति उधार नहीं ले सकता था। जब बुजुर्ग ने ये देखा तो वह हंस पड़ा। बेटे, ये तुम्हारे अहंकार की कीमत है। मेरी नज़र में तुम चींटी से अलग नहीं हो। फिर अर्जुन को नज़रअंदाज करते हुए ब्लड एलायंस के बुजुर्ग ने लू लिंगफेंग का पीछा किया। हालांकि उसने अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास का माहौल और आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से बदल गई थी। उसके पीछे खड़े युवक के साथ कुछ गड़बड़ थी। उन्होंने पलटकर अर्जुन की ओर देखा तो पाया कि अर्जुन की उंगलियां तेजी से हाथ की मुहरें बना रही थीं। अगले ही क्षण एक शानदार आध्यात्मिक ताबीज संघनित हो गया, जिससे बुजुर्ग दंग रह गया। एक ताबीज? क्या इस बच्चे ने वास्तव में आध्यात्मिक तावीज़ों के दांव में महारत हासिल कर ली है? इसके अलावा वह इस बच्चे के जीवन रून को भी नहीं पहचान पाया। अच्छा नहीं है। वृद्ध व्यक्ति सहज ही अर्जुन की ओर दौड़ा। उसे रोकना ही था। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन की आंखें लाल हो गई थीं। जैसे ही रक्त ड्रैगन उसके जीवन रून की ओर बढ़ा, उसकी हत्या की मंशा अचानक भड़क उठी। पूरा मैदान हिलने लगा। मैंने कहा कि तुम्हें मेरे लोगों को छूने का कोई अधिकार नहीं है। चूंकि तुम जिद्दी हो, इसलिए भले ही मैं घायल हूं, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन ने अपनी हथेली से रक्तसार की एक बूंद निकाली और उसे जीवन रून में डाल दिया। तीनों शक्तियां एक साथ मिल गईं और अर्जुन का साधना स्तर और आभा बढ़ने लगी। भले ही उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़े, उसे इस बुजुर्ग को मारना ही होगा। अर्जुन ने दहाड़ लगाई और एजियो ड्रैगन फैंटम बॉडी तकनीक को सक्रिय किया, जो बुजुर्ग की ओर चमक रही थी। पलक झपकते ही वह ब्लड एलायंस के बुजुर्ग के सामने पहुंच गया। यद्यपि उसके पास ड्रैगन स्लेयर तलवार नहीं थी, फिर भी उसकी मुट्ठियां और शरीर ही पर्याप्त थे। हम बदमाश, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे रहस्य हैं, लेकिन इससे तुम नहीं बच पाओगे। बड़े ने अर्जुन को पकड़ने की कोशिश की। वह ये चेन को मारने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने अर्जुन को रोकना चाहा। हालांकि अर्जुन भूत की तरह आगे बढ़ रहा था और बुजुर्ग उसे पकड़ नहीं पाए। एजियो ड्रैगन फैंटम बॉडी तकनीक का उपयोग करके अर्जुन ने बुजुर्ग के प्रयासों को चकमा दिया और पलक झपकते ही वह बुजुर्ग के सामने था। उसने अपनी मुट्ठी भींची और एक मुक्का मारा। टकराना। एक धीमी सी टक्कर की आवाज सुनाई दी और बुजुर्ग ने नीचे देखा, स्तब्ध। ये बच्चा अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? क्या यह उस ताबीज का असर था? अर्जुन के मुंह से उसकी वास्तविक क्यूई बाधा टूट गई और हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई देने लगी। जब मुक्का सीधे उसके कंधे पर लगा तो बुजुर्ग का चेहरा विकृत हो गया और वह एक हृदय विदारक चीख के साथ बोला। उसका शरीर 10 कदम पीछे हट गया और उसके मुंह के कोने से खून निकलने लगा। वह कैसे संभव है? अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत आगे की ओर दौड़ लगाई और अपने पैरों के भारी निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ा। एक तेज आंधी ने उसके लड़के को घेर लिया। वह अच्छी तरह जानता था कि इस ताबीज की शक्ति केवल 5 मिनट तक ही रहेगी। अगर उसने 5 मिनट में बड़े भाई और बाकी लोगों को खत्म नहीं किया तो वह वाकई मुश्किल में पड़ जाएगा। पलक झपकते ही अर्जुन फिर से उस बुजुर्ग के सामने आ गया और उसने एक मुक्का मारा। खूनी अजगर ने उसकी बांह पर अपनी कुंडली बना ली और यह हमला अतुलनीय रूप से भयानक लग रहा था। इस समय बुजुर्ग को लगा कि उसकी आत्मा मृत्यु की आभा से घिर गई है और वह अनिच्छा और भय से ग्रस्त हो गया है। जब उसने देखा कि अर्जुन ने फिर से मुक्का मारा है तो वह फिर पीछे हट गया। तभी उसे कुछ दिखाई दिया। उसने हे शेंगहाई की गर्दन पकड़ी और उसे अर्जुन के सामने फेंक दिया। हे शेंगहाई को उम्मीद नहीं थी कि वह दूसरे पक्ष की ढाल बन जाएगा। अर्जुन उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन वह पहले ही आक्रमण करने के लिए तैयार हो चुका था। टकराना। हे शेंगहाई के मुंह से खून की धार फूट पड़ी और वह तोप के गोले की तरह उड़ गया। उसकी छाती धंस गई थी और वह दीवार से टकरा गया था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और जीवन निकल गया था। बुजुर्ग को एहसास हुआ कि मामला खतरनाक था और उसने जल्दी से अपने दूसरे साथी से कहा, जुएलों को एक तरफ रखो और पहले इस बच्चे को नीचे उतारो, अन्यथा अगर वह बच गया तो अंतहीन मुसीबतें होंगी। और लिनेओ, क्या तुम अपने बेटे का बदला नहीं लेना चाहती? चलो एक साथ हमला करते हैं। ठीक है। पलक झपकते ही दो रक्त गठबंधन के बुजुर्ग और लिनेओ अर्जुन की ओर बढ़े। जब वे प्राणघातक हमले कर रहे थे तब हवा गरजने लगी।
उस समय अर्जुन पर दबाव बढ़ गया। अगर आज एक भी मर जाए तो भी तुम बच नहीं पाओगे। मरना। अर्जुन ने उन तीनों का सामना करते हुए दहाड़ लगाए। वह निडर था, पीछे हटने के बजाय वह आगे बढ़ा। रक्त ड्रैगन उसके शरीर से बाहर निकल आया और अपनी शक्ति को उसके हमलों में भर दिया। इस समय अर्जुन क्रोधित राक्षस की तरह उन तीनों की ओर दौड़ा। धमाका। अर्जुन के हमले तीनों के हमलों से टकराए और शॉकवेव फैल गई। हैरानी की बात यह है कि अर्जुन ने तीनों को पीछे धकेल दिया। हालांकि अर्जुन ने भी मुंह में खून थूक दिया। अध्याय 448 संरक्षक जन जोशी पहले से ही ओल्ड मास्टर जियान के बगल में थे। उनकी आंखें गंभीर थीं। उन्हें परवाह नहीं थी कि वे उन्हें नाराज करेंगे या नहीं और उन्होंने सीधे कहा, पिताजी, अर्जुन को अभी मदद की जरूरत है। अगर हम अभी मदद नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। बूढ़े मास्टर जियांग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उनका इरादा अर्जुन की मदद करने का था, लेकिन अगर उन्होंने वाकई अभी ऐसा किया तो वे निस्संदेह ब्लड एलायंस को नाराज कर देंगे। लाभों को देखते हुए ये जियांग परिवार के लिए नुकसानदेह होगा। ये देखकर कि बूढ़ा आदमी अनिर्णायक हो रहा था, जयंत जोशी ने अब और संकोच नहीं किया और अर्जुन की ओर दौड़ पड़े, अर्जुन की मदद करने के लिए तैयार हो गए। ठीक इसी समय दो बूढ़े आदमी मार्शल आर्ट के मंच पर आए। सब लोग रुक जाओ। यह आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी जो सभी दिशाओं में गूंज रही थी और एक अदृश्य दबाव ने सेनानियों को रोक दिया था। इस समय सभी लोग रुक गए और उन दो बूढ़े लोगों की ओर देखने लगे। जब उन्होंने अपनी कमर पर जेड पेंडेंट देखा तो उनके भाव पूरी तरह बदल गए। ये दोनों वास्तव में संरक्षक थे। संरक्षकों को मार्शल आर्ट क्षेत्र के नियमों की रक्षा करने के साथ साथ मार्शल आर्ट की दुनिया की रक्षा करने का भी काम सौंपा गया था। कोई भी उनसे सवाल नहीं कर सकता था। यदि वे संरक्षकों के आदेश नहीं मानते तो निस्संदेह वे मौत को दावत दे रहे होते। हालांकि जैसे ही सभी रुके, एक काली छाया चमकती हुई गुजरी। एक भयंकर गर्जना के साथ ड्रैगन स्लेयर तलवार अर्जुन के हाथ में वापस आ गई, क्योंकि उसने रक्त गठबंधन के बुजुर्ग पर एक भयानक शक्ति का प्रयोग किया था। रक्त ड्रैगन उछल पड़ा और हत्या की मंशा भड़क उठी। इस हमले की विनाशकारी शक्ति ज्वार की लहर की तरह थी। ताबीज का असर खत्म होने वाला था। एक बार ऐसा हुआ तो बुजुर्ग को मारना मुश्किल हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से अर्जुन हार नहीं मानेगा। और जहां तक संरक्षक की बात है, इसकी परवाह किसे थी? अर्जुन को तो बिल्कुल भी नहीं थी। ब्लड एलायंस के मुखिया का चेहरा बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन संरक्षक के आदेश की अनदेखी करेगा। हालांकि वह खुद को मरने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने अपना फोल्डिंग पंखा निकाल लिया। दोनों सेनाएं अचानक टकरा गईं और अखाड़ा फिर से हिल गया। ब्लड एलायंस के बुजुर्ग के हाथ में मौजूद फोल्डिंग पंखा टुकड़े टुकड़े हो गया। इसके तुरंत बाद अर्जुन का शरीर तेजी से पीछे हट गया, उसका शरीर हिल रहा था। इस बीच बुजुर्ग की सांस फूल गई क्योंकि हमले की ताकत उसके हाथ से होकर गुजरी। टकराना। बुजुर्ग व्यक्ति 10 मीटर से अधिक दूर तक उछला और फिर जोर से जमीन पर गिरा और चीखने लगा। क्या वह वास्तव में इस बच्चे द्वारा घायल हुआ था? क्या ये बच्चा मौत से नहीं डरता था? ये शक्ति वृद्धि स्पष्ट रूप से किसी प्रकार की गुप्त तकनीक के कारण थी, जिसका निश्चित रूप से कुछ प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। क्या ये बच्चा पागल था? ब्लड एलायंस के बुजुर्ग को बहुत दुख हुआ। वह दहाड़ना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। उसने मुंह से खून थूक दिया। वह इतना घायल हो गया था कि अब वह लड़ नहीं सकता था। अर्जुन की भी यही स्थिति थी। आध्यात्मिक ताबीज का असर पूरी तरह खत्म हो चुका था और उसका आभामंडल बेहद कमजोर हो चुका था। वह एक कदम पीछे हट गया और दीवार के सहारे जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। यह हमला उसकी सारी ताकत की पराकाष्ठा थी। पूरा अखाड़ा खामोश था। अनगिनत आंखें अर्जुन की ओर सहानुभूति से देख रही थीं क्योंकि दोनों रक्षकों के चेहरे अब राख से धुंधले हो चुके थे। अभिभावकों में से एक, जिसने काले रंग का तांग सूट पहना हुआ था, एक कदम आगे बढ़ा और अर्जुन को घूरने लगा। तुम खुद को बहुत ज्यादा आंक रहे हो। मेरे रुकने के आदेश के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी गुस्ताखी करने की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। हुआक्सिया संरक्षक ने अपना हाथ हिलाया और एक हथेली अर्जुन की ओर उड़ी। राजवीर राणा को पता चल गया था कि अर्जुन कमजोर है, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन के सामने खड़ा हो गया और अपनी तलवार को आगे की ओर घुमाकर अर्जुन की हथेली पर वार किया। हथेली को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा, न ही उसकी गति धीमी हुई। आखिर एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट कैसे संरक्षक के हमले का सामना कर सकता था? पुची। राजवीर राणा का शरीर दीवार से टकराया और उसके मुंह से खून निकल आया। टक्कर से उत्पन्न आघात तरंगों के कारण हवा में लहरें उठ गईं। क्या इस बेवकूफ कुत्ते ने सचमुच सोचा था कि वह अपने मालिक की रक्षा कर सकता है? मेरी नज़र में
तुम्हें मारना चींटी को मारने से अलग नहीं है। अभिभावक ने राजवीर राणा को घृणा से देखा। राजवीर राणा ने नाक सिकुड़ी और अपने मुंह से खून पोंछा। भले ही मैं कुत्ता हूं, फिर भी मैं तुम जैसे पाखंडी व्यक्ति से बेहतर हूं। मेरी नज़र में अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं सिर्फ एक व्यक्ति की सेवा करूंगा, और वह है हॉल मास्टर। अभिभावक को इस तरह अपमानित होने की उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखें ठंडी थीं। तुम्हारे जैसे जूनियर की हिम्मत कैसे हुई कि वह मुझसे बात करे? मर जाओ। रक्षक का दुबला हाथ राजवीर राणा को मारने के लिए फिर से वार करने ही वाला था कि तभी एक जोरदार हंसी सुनाई दी। इस हंसी ने अनगिनत निगाहों को अपनी ओर आकर्षित किया। अर्जुन बड़ी मुश्किल से उठकर राजवीर राणा के सामने खड़ा हो गया। अचानक उसकी हंसी बंद हो गई। अर्जुन ने ऊपर देखा और संरक्षक को घूरने लगा। वह कैसी नजर थी? उदासीन, ठंडा, अडिग। इसमें ऐसी कोई भावना नहीं थी जो एक मनुष्य में होनी चाहिए। मेरे ख्याल से तुम कुत्ते से भी बदतर हो। कम से कम कुत्ते सही और गलत में फर्क तो जानते हैं, लेकिन तुम नहीं जानते। तुम अपने लालच में अंधे हो गए हो। माहौल शांत हो गया और हर कोई भयभीत हो गया। उनके चेहरे पर भय का भाव था, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। किसने सोचा था कि कोई संरक्षक का अपमान करने की हिम्मत करेगा? ये बच्चा बहुत साहसी था। क्या वह अब और जीना नहीं चाहता था? अध्याय 449 युयांग तलवार से भी ने दोनों अभिभावकों की ओर देखा। उनके चेहरे पर अत्यंत गंभीरता और ठंड थी। उनका अदृश्य क्रोध और दबाव अर्जुन पर केंद्रित हो गया और मंच भी कांपने लगा। कौन किसी संरक्षक के क्रोध को भड़काने का साहस करेगा? महेश राव पहले ही आ चुके थे, लेकिन इस समय वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, विशेषकर तब जब अभिभावक शामिल थे। वह जानते थे कि अर्जुन जिद्दी और अहंकारी है, लेकिन ये बहुत बड़ी आपदा थी। अंत में वह फिर भी आगे बढ़ा, अपने हाथों को ऊपर उठाया और चिल्लाया, वरिष्ठों, श्री अर्जुन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में वह व्यक्ति बहुत सोचता है। कृपया उस व्यक्ति की खातिर उस पर दया करें। श्री अर्जुन अभी भी युवा और अचेतन हैं। मैं निश्चित रूप से उन्हें वापस लाऊंगा और उन्हें अच्छी तरह से अनुशासित करूंगा। वह केवल इतना ही कह सका। ये सुनकर तांग सूट वाले संरक्षक ने अपने दिल में क्रोध को दबाते हुए कहा, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे सौंप दो और अपनी साधना को अपंग कर दो। ये सुनकर अर्जुन ठहाका लगाकर हंसने लगा। उसके हाथ में कपड़े में लिपटी एक तलवार आ गई। ये वही था जो चेन तियानली ने उसे जाने से पहले दिया था, योयांग तलवार। ये तलवार की तरह दिखता था, लेकिन वास्तव में इसमें तलवार का वार था। इसे सक्रिय करने के लिए उसे बस अपने रक्तसार का उपयोग करना था। इसके अलावा चेन तियानली ने कहा था कि हुआक्सिया में कोई भी इस तलवार के वार का विरोध नहीं कर सकता। चूंकि चेन तियानली ने ऐसा कहा था, तो यह अभिभावक निश्चित रूप से नहीं कर सकता था। अर्जुन ने सही मौके की प्रतीक्षा में योयांग तलवार को अपने पास रखा हुआ था। वह पहले से ही लड़ाई पर नजर रखने वाले छिपे हुए विशेषज्ञों से सावधान था। अब हालांकि वह इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इस शापित रक्षक ने अर्जुन को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। वह चाहता था कि उसकी मार्शल आर्ट तकनीकें नष्ट हो जाएं, उसकी साधना को अपंग कर दें। भाड़ में जाए, मैं तुम्हें इस पर सोचने के लिए 10 सेकंड देता हूं, संरक्षक ने शांति से कहा। 10। वह उल्टी गिनती करने ही वाला था कि अर्जुन ने उसे टोकते हुए कहा, गिनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मना करता हूं। अभिभावक के चेहरे पर गुस्सा छा गया और फिर उसका चेहरा गुस्से से भर गया। चूंकि तुमने मना कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करूंगा। तुम पूरी तरह थक चुकी हो और बेहद कमजोर हो, तो देखते हैं कि तुम बचने की क्या योजना बनाती हो। अगले ही क्षण तेज हवा के झोंके आए और अदृश्य दबाव की लहरें उठने लगीं। इस समय रक्षक एक अमर प्राणी की तरह बाकी सभी से ऊंचा और ऊंचा खड़ा था। जब ओल्ड मास्टर जियांग ने यह दृश्य देखा तो उसने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। इस संरक्षक के अस्तित्व के कारण उसने कोई कदम नहीं उठाया था। अर्जुन को संरक्षक को अपमानित करने के बजाय खुद को संयमित करना चाहिए था। अब वह बर्बाद हो चुका था। एक मरे हुए व्यक्ति को बचाने का क्या मतलब था? सबने आह भरी। उन्होंने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का जन्म देखा था, लेकिन साथ ही उन्हें एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का पतन भी देखना पड़ा। शायद यही भाग्य था। मंच पर खड़े दूसरे रक्षक ने देखा कि तांग सूट वाले रक्षक की आभा लगातार ऊपर उठ रही है। फिर उसने अर्जुन की ओर देखा और उपहास किया। इस लापरवाह जूनियर ने खुद को बहुत ज्यादा आंक लिया था और कुछ छोटी छोटी उपलब्धियों के बाद खुद को अजेय मान लिया था। कितनी हास्यास्पद बात है, मरना। अचानक तांग सूट पहने संरक्षक ने अपनी कलाई हिलाई और हरे रंग की रोशनी आसमान में भर गई और उसकी हत्या की मंशा सामने आ गई। विंग, तलवार के म्यान से बाहर निकलने की आवाज गूंज उठी और तलवार की किरणें आसमान में फैल गईं।
फिर तलवार की किरणें एक विशाल भ्रामक तलवार में बदल गईं। जैसे ही तलवार आकाश को चीरती हुई अर्जुन की ओर बढ़ी, धरती हिलने लगी। जब यह नीचे उतरा तो आघात तरंगें सभी दिशाओं में फैल गईं, और निम्न स्तर की साधना वाले कुछ विशेषज्ञों ने वास्तव में इस दबाव के कारण मुंह में खून उगल दिया। सभी लोग डर और भय से चिल्ला उठे। रक्षक कितने डरावने थे। वे असहाय होकर देखते रहे कि विशाल तलवार अर्जुन के निकट आती जा रही है। हालांकि अर्जुन के चेहरे पर जरा भी डर नहीं दिखा। उसने बिना किसी जल्दबाजी के योयांग तलवार के चारों ओर लिपटा का पड़ा उतार दिया। तलवार काले लोहे से बनी थी और उसके शरीर पर एक सुनहरा ड्रैगन बना हुआ था। ये रहस्यमय और राजसी लग रहा था। उसने जल्दी से रक्तसार की एक बूंद निकाली जो उस पर गिर गई। एक पल में योयांग तलवार से एक दबंग और क्रूर आभा फूट पड़ी। इसकी तलवार की तीक्ष्णता गरजने जैसी थी जो पूरी धरती पर गर्जना कर रही थी। उस समय एक अदृश्य शक्ति ने अर्जुन को घेर लिया और उसी समय योयांग तलवार हिंसक रूप से हिल गई और बाहर उड़ गई। असंख्य दांवों तलवारबाज की तलवारबाजी कैसे कमजोर हो सकती है। संसार कब्रिस्तान के प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञों के पास जो कुछ भी था वह दुनिया को कई बार हिला देने के लिए पर्याप्त था। योयांग तलवार अपने साथ एक बहुत ही भयानक तूफान लेकर आई जब वह संरक्षक द्वारा संघनित तलवार की ओर बढ़ी। दोनों सेनाओं के टकराने से पहले ही विशाल तलवार टूट गई। इतनी बड़ी तलवार तो हमले को रोकने में भी सक्षम नहीं थी। एक पल में ऐसा लगा जैसे पूरा मार्शल आर्ट अखाड़ा हिल रहा हो। योयांग तलवार को घूरते हुए संरक्षक की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। ऐसा लगा जैसे ग्रिम रीपर ने उसे निशाना बनाया हो। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और उसके दिल में डर पैदा हो गया। वह भागना चाहता था लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह आगे नहीं बढ़ सकता। भाड़ में जाओ, ये किस प्रकार की तलवार है? आप वास्तव में कौन हैं? संरक्षक भयभीत हो गया। अंत में उसने अपने दांत पीसकर एक ज़ैड टोकन बाहर फेंका जिस पर प्राचीन शब्द उकेरे गए थे। सक्रिय होते ही ज़ैड टोकन चमक उठा। संरक्षक ने सोचा कि यह हमले को रोक देगा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि जिस सुरक्षात्मक जादुई खजाने पर वह भरोसा कर रहा था वह वास्तव में टूट गया था। यह एक भी वार सहन नहीं कर सका। पुची! योयांग तलवार ने संरक्षक के शरीर को छेद दिया और मंच पर खून के धब्बे लग गए। फिर उसके पीछे तूफान आया और संरक्षक का शरीर खून के गीजर में बदल गया। उसका शरीर उड़ गया और डिंग! संरक्षक को दीवार पर ठोंक दिया गया। टकराना! दीवार प्रभाव को झेल नहीं सकी और टूटकर बिखर गई, जिससे धूल और गंदगी चारों ओर उड़ने लगी। अध्याय 450 बच निकला। धूल के कारण किसी को पता नहीं चला कि मंच पर क्या हुआ था। वह कौन सी अजीब तलवार थी जो अर्जुन ने मृत्यु के कगार पर फेंकी थी? यह इतना शक्तिशाली क्यों लग रहा था? क्या ये किसी तरह की सर्वोच्च आध्यात्मिक कलाकृति थी? हर कोई उत्सुकता से प्लेटफॉर्म की ओर देख रहा था। कौन जीता? क्या हुआ था? अर्जुन द्वारा पहले दिए गए झटकों के बाद किसी ने भी निष्कर्ष पर पहुंचने का साहस नहीं किया। क्या तुम्हें लगता है कि अभिभावक को कुछ हुआ है? मुझे लगा कि मैंने अभी अभी एक चीख सुनी है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अभिभावक को कुछ कैसे हो सकता है? अर्जुन अब शायद हड्डियों का ढेर बन चुका होगा। कुछ ही क्षणों बाद धूल गायब हो गई और सच्चाई सामने आ गई। वह घमंडी युवक, जिसके बारे में कोई भी नहीं सोचता था, अभी भी खड़ा था। हालांकि वह बहुत कमजोर था, लेकिन उसका वहां खड़ा होना मतलब था। वह मरा नहीं। ये कैसे संभव है? क्या ये बच्चा बहुत भाग्यशाली नहीं है? चर्चा के दौरान अचानक किसी को कुछ पता चला। जब उसने एक खास दिशा में इशारा किया तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। मृत! संरक्षक वास्तव में मर चुका है। भीड़ हैरान रह गई और एक साथ सबने अपनी निगाहें संरक्षक की ओर घुमा लीं। दूर पर रक्षक को दीवार पर ठोंक दिया गया था। उसका शरीर लाल, ठंडा और बेजान था। यहाँ क्या हुआ था? इस दृश्य को देखकर सभी की सांसें रुक गईं और उनके चेहरे अविश्वास से भर गए। एक तलवार से उस बच्चे ने वास्तव में एक संरक्षक को मार डाला। वह किस प्रकार की तलवार थी? संरक्षक इतने कमजोर कब हो गए? हिस! उस युवक की ओर मुड़ते ही सभी ने ठंडी सांस ली। गल्प! वे बड़ी कठिनाई से अपनी लार निगल पाते थे और उनके शरीर कांपना बंद नहीं कर पाते थे। बूढ़े मास्टर जियांग बैठ गए और अपने आप से कुछ बुदबुदाने लगे। अर्जुन के बारे में क्या कहा जाए? उसने सभी की प्रतिक्रियाओं को नज़रअंदाज कर दिया और अपने शरीर की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। वह अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस कर सकता था और इस बात के भी संकेत मिल रहे थे कि वह टूटने वाला है। अन्य लोग साधना के दौरान आगे बढ़ गए, लेकिन वह युद्ध में बार बार आगे बढ़ गया। वह गोली निकालकर निगलना चाहता था, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वह ऐसा नहीं कर सका। फिर उसने जल्दी से उस दिशा में देखा जहां अन्य रक्त गठबंधन के बुजुर्ग और लिन्नेओ थे। वे गायब हो गए थे। अरे,
यहाँ तक कि लिन परिवार के सभी सदस्य भी गायब हो गए थे। वे वास्तव में भाग गए थे। इसके अलावा दूसरा संरक्षक भी गायब हो गया था। लोगों के इस समूह ने वास्तव में भागने के लिए तांग सूट में उसके और अभिभावक के बीच लड़ाई का फायदा उठाया। धत्तेरी की, अर्जुन का शरीर डगमगाने लगा और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हालांकि इंद्रजीत, लिन और ब्लड एलायंस के बुजुर्ग पहले से ही गंभीर रूप से घायल थे। अगर वे बच भी गए तो भी वे अपंग हो जाएंगे। फिर भी अर्जुन का इरादा किसी को भी जीवित छोड़ने का नहीं था। हालांकि उन्हें स्वस्थ होने के लिए समय की आवश्यकता थी। विशेषज्ञों में से एक ने स्वाभाविक रूप से अर्जुन की कमजोरी को पहचान लिया। हालांकि जैसे ही वह हमला करने का अवसर लेने वाला था, विशेषज्ञ के बगल में एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। एक ही हथेली के प्रहार से उस व्यक्ति का शरीर मानो किसी विशाल पर्वत के नीचे दबा हुआ हो। उसके पैर मुड़ गए और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसके शरीर पर अनगिनत घाव उभर आए और खून नदी की तरह बहने लगा। अर्जुन के शरीर में जियांग परिवार का खून बहता है। अगर कोई उसे छूने की हिम्मत करता है तो उसे पहले मेरी अनुमति लेनी होगी। एक ठंडी आवाज गूंजी और जिन लोगों ने शुरू में स्थिति का लाभ उठाने के बारे में सोचा था, उन्होंने अपना मन बदल लिया। अर्जुन ने ओल्ड मास्टर जियांग की ओर देखा और असहायता से अपना सिर हिलाया। यदि दूसरा पक्ष पहले आगे आया होता तो अर्जुन अधिक आभारी होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजवीर राणा, मुझे ले चलो। हाँ, हॉल मास्टर। राजवीर राणा आगे बढ़े और अर्जुन को बाहर निकलने में मदद की। उसकी सुरक्षा में दर्जनों विशेषज्ञ मौजूद थे। हालांकि डाक हॉल के ये विशेषज्ञ घायल थे और काफी दुखी दिख रहे थे, लेकिन उनकी निगाहें ठंडी और दृढ़ थीं। वे भूखे भेड़ियों की तरह क्रूर और खूनी थे। अर्जुन और डाक हॉल जहां भी जाते, विशेषज्ञों ने उनके लिए रास्ता बना दिया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनका रास्ता रोके। अर्जुन जाने ही वाला था कि एक कार उनके सामने आकर रुकी और भैरव सिंह कार से बाहर निकल आया। जब उसने देखा कि अर्जुन को लोगों का एक समूह सहारा दे रहा है, तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह जल्दी से अर्जुन के पास गया। मिस्टर अर्जुन, क्या हुआ? क्या आपको चोट लगी है? अर्जुन की उदासीन निगाह भैरव सिंह की ओर घूमी और उसने ठंडे स्वर में कहा, मेरी सिर्फ 2 ही मांगें हैं। पहली, मैं 1 घंटे के भीतर अपने पिता से मिलना चाहता हूँ। दूसरी, इंद्रजीत, लिन और ब्लड एलायंस के 2 बुजुर्गों को राजधानी नहीं छोड़नी चाहिए। ये सुनकर भैरव सिंह दंग रह गया। क्या सच में अर्जुन जीत गया? क्या तुम ये कर सकते हो? अर्जुन ने पूछा। ठीक है, भैरव सिंह ने सिर हिलाया। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। अर्जुन ने बात करना बंद कर दिया और राजवीर राणा की मदद से मर्सिडीज बेंज एमपीवी में बैठ गया। फिर कार तेजी से दूर निकल गई। भैरव सिंह ने गाड़ी को जाते हुए देखा और भौहें सिकोड़ लीं। फिर उसने अपने मातहतों को निर्देश दिया, सभी प्रवेश द्वारों पर पहरा लगाओ। किसी को भी जल्दबाजी में जाने की इजाजत नहीं है। फिर वह मैदान में चला गया। उसने चारों ओर नजर घुमाई और पाया कि मंच और यहाँ तक कि मैदान को भी भारी नुकसान पहुंचा था। इतनी तबाही मचाने के लिए कितनी शक्ति की जरूरत थी, ये साफ था। ये क्षति अर्जुन और इंद्रजीत सिंह के युद्ध के कारण हुई थी। असंभव। जब वह गहरी सोच में डूबा था, खून की एक बूंद उसके गाल पर गिरी। उसके चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। उसने ऊपर देखा और स्वाभाविक रूप से देखा कि संरक्षक दीवार पर कीलों से ठोंका हुआ है। इस समय उसका हृदय उथल पुथल हो गया। अध्याय 451। क्या ये सचमुच वह था? भैरव सिंह ने जमीन पर पड़ी लाशों पर नजर डाली और फिर वहां खड़े दर्शकों पर। हर किसी की आंखों में केवल गहरा डर साफ झलक रहा था। जाहिर है, जो कुछ हुआ था उसने उनके दिलों पर अमिट छाप छोड़ दी थी। वास्तव में क्या हुआ? भैरव सिंह ने अपने परिचित एक युवक को पकड़ लिया और उससे पूछताछ की। युवक का शरीर अभी भी कांप रहा था। उसने भैरव सिंह की ओर देखा और जल्दी से बोला, चाचा लिक्सियोंग, अर्जुन। वो अर्जुन को क्या हुआ? उसने इंद्रजीत, लिन को अपंग बना दिया। भैरव सिंह ने भौहें सिकोड़ी। यहाँ तक कि ब्लड अलायंस के विशेषज्ञ भी उसके सामने कुछ नहीं थे। ये कैसे संभव है? भैरव सिंह अब और शांत नहीं रह सके। इसके अलावा अर्जुन ने रक्षक को भी मार डाला। युवक की आवाज भय से भरी हुई थी। क्या? इसी समय भैरव सिंह ने युवक के कपड़े पकड़ लिए और उसे लगभग उठा ही लिया। क्या आप जानते हैं कि हुआक्सिया के संरक्षकों के बारे में झूठ फैलाने की आपको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? भैरव सिंह को यह विश्वास नहीं था कि अर्जुन एक रक्षक को मार सकता है। युवक चौंक गया और जल्दी से बोला, चाचा लिक्सियोंग, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हर कोई गवाही दे सकता है। डाक हॉल में, जो कि जुएमी हॉल का मूल स्थान था, एक विशाल और शानदार लाउंज के अंदर अर्जुन आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटा था। वह बहुत थका हुआ था और इस समय छिपने के लिए यह स्थान निस्संदेह सबसे सुरक्षित था।
विमला, रोशनी और अन्य लोग अर्जुन के पास खड़े थे। उनकी आंखें चिंता से भरी थीं। क्या लिटिल चेन ठीक है? विमला ने पूछा। राजवीर राणा ने अपना सिर हिलाया। हॉल मास्टर को अब आराम की जरूरत है, इसलिए वह ठीक हो जाएगा। इसके अलावा श्री अर्जुन की चिकित्सा कौशल दिव्य है, इसलिए कोई स्थायी समस्या नहीं होनी चाहिए। विमला ने राहत की सांस ली और रोशनी तथा अन्य लोगों की ओर देखा। चलो लिटिल चेन को आराम करने के लिए पर्याप्त समय दें। ठीक है। दोनों महिलाओं को स्वाभाविक रूप से यह बात समझ में आ गई और वे सभी कमरे से बाहर चली गईं, जिससे अर्जुन अकेला रह गया। जब सभी चले गए तो काला पत्थर अर्जुन की जेब से बाहर निकल आया और उसमें से अनंत मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा निकलने लगी, जो अर्जुन के शरीर में प्रवाहित होने लगी। उसकी चोटें इतनी तेजी से ठीक होने लगी कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। उसी समय उसे संसार कब्रिस्तान में ले जाया गया। 100 कब्रों के पत्थर हिलने लगे और एक अदृश्य शक्ति ने अर्जुन के शरीर को हवा में उठा लिया। उसी समय रक्त ड्रैगन उसके शरीर से बाहर निकल आया और फैलने लगा। इस लड़ाई ने वास्तव में रक्त ड्रैगन को मजबूत किया था। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। कुछ कब्रों के पत्थरों पर दरार के निशान भी थे, बाकी कब्रों के मुकाबले एक ज्यादा। ऐसा लग रहा था जैसे कब्र का पत्थर पवित्र प्रकाश से नहाया हुआ हो। कब्र का पत्थर, जो मूल रूप से पत्थर से बना था, इस समय जैद कब्र के पत्थर में बदल गया, जिससे एक रहस्यमय आभा फैल रही थी। लिन परिवार के निवास के अंदर इंद्रजीत लिन और ब्लड एलायंस के एक बुजुर्ग 2 उपचार बिस्तरों पर लेटे हुए थे। वे मृत्यु के कगार पर थे और ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जीवन शक्ति समाप्त होने वाली है। एक सफेद दाढ़ी वाला डॉक्टर उनकी जांच कर रहा था। जब ये सब हो रहा था तब ब्लड एलायंस के दूसरे बुजुर्ग और लिन एओ बाहर इधर उधर घूम रहे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और चिंता साफ झलक रही थी। 10 मिनट बाद डॉक्टर खड़ा हुआ और अपना सिर हिलाया। उनकी चोटें बहुत गंभीर हैं। मेरे जैसे चिकित्सा कौशल वाले किसी व्यक्ति के लिए भी उन्हें बचाना बहुत मुश्किल है। अगर वे बच भी गए तो भी उनकी साधना नष्ट हो जाएगी। ब्लड एलायंस के दूसरे बुजुर्ग की आंखों से हत्या की भावना फूट पड़ी। उसने डॉक्टर की गर्दन पकड़ी और गुस्से से बोला, क्या तुमने फिर से यही कहा? क्या तुम हुआक्सिया के सबसे अच्छे डॉक्टर नहीं हो? तुम 2 लोगों को भी क्यों नहीं बचा सकते? चले जाओ। डॉक्टर को कमरे से बाहर फेंक दिया गया और उसके शरीर को दीवार से टकरा दिया गया। उसने मुंह में खून थूका और दयनीय हालत में वहां से चला गया। लिनेओ ने अपने बेटे की ओर देखा और चिंतित होकर कहा, सर, हमें जुएलोंग और इस सीनियर के साथ क्या करना चाहिए? क्या वाकई उनके साथ कुछ होने वाला है? ब्लड एलायंस के बुजुर्ग ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और हत्या की अपनी मंशा प्रकट कर दी। अर्जुन, उसकी आंखों में अंतहीन क्रोध जल रहा था। उसने स्वयं को शांत होने के लिए मजबूर किया और फिर अपना मन बना लिया। यदि हुआक्सिया के चिकित्सक पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, तो हम उन्हें इलाज के लिए कुनलुन पर्वत पर लाएंगे और कुनलुन पर्वत के विशेषज्ञों से मदद मांगेंगे। छोड़ो, चलो पहले चलें। उनकी बात पूरी होने से पहले ही एक नौकर दौड़कर आया और बोला, मालिक, बुरी खबर। घर को विशेषज्ञों ने घेर लिया है। भैरव सिंह पहले ही घुस आए हैं।